नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। हम लोग मनी एंड बैंकिंग वाले टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस हुआ था? दिखाना। ऑनलाइन में इधर सभी को आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर टू ऑल? चलिए, तो अब मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग को शुरू करने से पहले पहले हम मनी को समझ लेते हैं। जैसे कि इन आवर लास्ट क्लास हमने देखा था कि मनी का काम क्या है, देखा था ना, व्हाट इज मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसके अलावा क्या काम है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए मनी को हम यूज करते हैं। तो दीज आर द टू मेजर वर्क ऑफ मनी। अब हम देखेंगे कि मनी के फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, या कह लीजिए टाइप्स क्या क्या हैं। बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम में, मौद्रिक सिस्टम में अपने मनी के कितने पैटर्न और कितने फॉर्म यूज होते हैं उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप छोटी सी एक हेडिंग डाल लीजिए कॉपी पर अपने, वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ मनी। वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ मनी या वेरियस टाइप्स ऑफ मनी, कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ मनी में मैं आपसे पहले दो मनी के पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। वो क्या है? लीगल और नॉन लीगल। सभी को पता होगा। अब क्लास में किसको नहीं पता? रेज हैंड। क्लास में किस किस को नहीं पता कि लीगल मनी और नॉन लीगल मनी क्या होती है कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो? ऑनलाइन इधर एक, और रेज हैंड कर दो जिसको नहीं पता। इधर क्लास में सबको पता है? तो देखिए बेटा, चलो, लीगल मनी और नॉन लीगल मनी में मैंने आपको बताया था। हाँ, क्या बताया था? किसकी तरफ से बाउंड? नहीं, किसकी तरफ से बाउंड? मैं बाउंड कर रहा हूं तुम्हें, लॉ बाउंड कर रहा है, या गवर्नमेंट बाउंड कर रही है? गवर्नमेंट। तो लीगल मनी एक ऐसी मनी है जिस पर गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? लॉ बना रखा है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ यू आर बाउंड टू टेक मनी। आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी करेंसी, उसमें आपके नोट और कॉइन्स दोनों आते हैं, आप उनको लेने से मना नहीं कर सकते। और नॉन लीगल मनी
वो मनी होती है जो आप लेने से मना कर सकते हैं, इन विच आप लीगली बाउंड नहीं है। जैसे चेक, अगर आपको कोई चेक दे रहा है तो आप उसको इग्नोर मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, आपकी इच्छाएं ले सकते हैं, नहीं तो मना कर सकते हैं, तो उस पर आपका कोई लीगली वो नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट जैसे, या कोई और पेमेंट का मोड जिससे आप मना करने के लिए कैपेबल है, इनके लिए आप बाउंड नहीं है कि नहीं मैं चेक दे रहा हूं और आप चेक नहीं ले रहे, तो आप जाकर कंप्लेंट कर देंगे कि भाई साहब मैं चेक दे रहा हूं, ये ले नहीं रहा मेरा चेक। नॉन लीगल में इन दो को छोड़कर जितनी टाइप है वो सब नॉन लीगल में आ जाएंगे। इलीगल नहीं, नॉन लीगल। इलीगल अलग है, नॉन लीगल अलग है। समझ आ गया? तो नंबर 1 लिख लीजिए, सीक्वेंस है। नंबर 1 लीगल मनी, नंबर 2 नॉन लीगल। ऑलरेडी डिफाइन है बट सीक्वेंस में हम लिख लेंगे तो सारी चीजें जाएंगी। नंबर 1 लीगल मनी, तो उसमें आपके नोट और कॉइन्स आ जाएंगे यानी करेंसी, और नॉन लीगल में इनके अलावा जो भी हो गया उसके अंदर अब जो हम मनी डिस्कस करेंगे वो सब आ जाएंगे। इधर क्लियर है सभी को? चलिए, तीसरी है बैंक मनी। तीसरा टर्म है मनी का बैंक मनी। तो बैंक मनी क्या होती है? देखिए, है तो ऐसे टर्म जो देखने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन हम इनका जनरल अर्थ अलग निकाल लेते हैं। हम लोग ये सोचते हैं बैंक मनी का मतलब बैंक में जो पैसा जमा है या बैंक के पास जो पैसा है। इन जनरल अगर आपको कोई किसी से हम पूछे या कोई आपको बताए कि व्हाट इज बैंक मनी, तो इन जनरल दिमाग में फर्स्टली स्ट्राइक करेगा यार बैंक के पास जो पैसा है या बैंक में जो पैसा जमा है वो बैंक की मनी है। जैसे भाई ये इसकी मनी, ये इसकी मनी, ये रामलाल की मनी, ये श्यामलाल की मनी। बट यहां पर बैंक मनी का मतलब क्या है? देखो, बैंक मनी वो मनी है जो बैंक के द्वारा जारी की जाती है। बैंक जिस मनी को जारी करता है, मनी इशूड बाय ए बैंक, तो वो क्या है? जैसे ये कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है। डिमांड ड्राफ्ट ये कौन इशू करता है? तो बैंक के द्वारा अगर कोई कॉमर्शियल पेपर इशू किया गया है, कॉमर्शियल पेपर, तो वो भी बैंक मनी है। तो स्पेशली चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये दो मेजर है बैंक मनी एग्जांपल। तो ऐसी मनी जो बैंक के द्वारा इशू की जाए उसे बैंक मनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर एक लीगल टेंडर होता है कि जैसे सिक्योरिटीज हो गई, जैसे 1,000 रुपए का, हाँ, जैसे नोट होता है ना, ऐसे एक बैंक की तरफ से एसबीआई का या पीएनबी का पर्टिकुलर पेपर होता है, उस पर लिखा होगा ये 1,000 रुपए या 500 रुपए, जितने का वो पेपर होगा। जैसे आपके कोर्ट में होते हैं ना एफिडेविट, 10 रुपए का लीगल स्टाम्प पेपर, 15 का, 20 का, 50 का, 100 का, ऐसे ही सब अलग अलग अकॉर्डिंगली बैंक के कॉमर्शियल पेपर होते हैं। तो आप उसको बाय करेंगे तो ये होता है कि भाई 6 महीने बाद ये आपको 1200 में, 1500 में आप उसको विद इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो ये कॉमर्शियल पेपर होते हैं। तो गवर्नमेंट के भी कॉमर्शियल पेपर होते हैं, प्राइवेट बैंक्स के भी होते हैं और सरकारी अथॉरिटीज के भी होते हैं। ठीक है? तो बैंक मनी ऐसी मनी है जो इशू की जाती है किसके द्वारा? ए मनी विच इज इशूड बाय ए बैंक इज कॉल्ड बैंक मनी। एग्जांपल चेक, डीडी एंड कॉमर्शियल पेपर एंड एक्सेट्रा ईटीसी। इधर ऑनलाइन क्लियर है सभी को? लिख लीजिए इसको नंबर 3 डालकर, बैंक मनी ऐसी मुद्रा जो बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ए मनी विच इज इशूड बाय ए बैंक इज कॉल्ड बैंक मनी। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी प्लास्टिक मनी एज यू नो, सबको पता है आपको। तो प्लास्टिक मनी जो माध्यम है एक्सचेंज का, लेकिन एक क्या है? वैलिड माध्यम है, लीगल नहीं कहेंगे, वैलिड। लीगल माध्यम नहीं है, वैलिड माध्यम है एक्सचेंज का। तो उसमें क्या है? आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
एक्सेट्रा, जो भी इसके अलावा आपके जो प्लास्टिक फॉर्म में बैंक के द्वारा या किसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं, वो आपके प्लास्टिक मनी में काउंट होंगे। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। पेपर में क्वेश्चन आया, डीएमआरसी, पता है ना डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली के पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। वो आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, 50 रुपए का आपने टोकन लिया, तो वो टोकन क्या प्लास्टिक मनी है? तो प्लास्टिक की तो 50 रुपए की पानी की बोतल ले लो तो मनी हो गई। इट इज ओनली सर्विस, नॉट अ मनी। इट इज योर टिकट, नॉट अ मनी। अगर आप 50 रुपए की टिकट लेते हैं और किसी को दो के 50 रुपए ले सकते हो? नहीं ले सकते, तो वो मनी का फॉर्म नहीं है। इससे आप एक्सचेंज कर सकते हो। इन जनरल आपको दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना है कि अगर किसी वैल्यू से मनी से आप एक्सचेंज कर पा रहे हैं, वो ही मनी है। आप इनसे एक्सचेंज कर पा रहे हैं, चीजें खरीद बेच पा रहे हैं, लेकिन इससे चीजें खरीद बेच पाओगे आप? या किसी को कुछ देकर आप उससे ले सकते हो, चाहे वो 1 रुपए की चीज हो, चाहे वो 50 रुपए की। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वहां पर क्या हो गया, ये इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी। ऐसे था स्टेटमेंट में कि रेलवे अथॉरिटी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया टोकन, 100 रुपए का टोकन, क्या मनी की कैटेगरी में आता है? दूसरा स्टेटमेंट भी ऐसी था कुछ, उसमें से पूछा था फर्स्ट ठीक, सेकंड ठीक, दोनों गलत। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इन जनरल ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके पास, तो आप क्या हो गए, है कुछ कहेंगे नहीं है। और जिसको क्लियरली पता है क्या मनी क्या है, वो अपना ठीक कर लेंगे। तो फर्स्ट क्लास से लेकर हमारा टॉपिक क्या है, मनी एंड बैंकिंग। फर्स्टली वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस फैक्टर ऑफ मनी। बैंकिंग नहीं पढ़ रहे, तो मनी के जितने फॉर्मेट्स हैं, मनी क्या है उसका दिमाग में काम याद रखो कि मनी का काम क्या है। तो अगर वो दो काम पर्पस पूरे हो रहे हैं तो ठीक। अभी यहां पर आपने इस टोकन की वैल्यू 50 रुपए की रखी है, आपको पता है, ठीक है क्या? अब देखो, इस पर टोकन पर 50 रुपए लिखा है, तो क्या ये 50 रुपए की जो वैल्यू है, ये प्रिंटेड वैल्यू, आप इस प्रिंटेड वैल्यू से कहीं पर इसको कहीं यूज कर सकते हैं? वो सिर्फ डीएमआरसी के सर्विस के रूप में वो यूज हो रहा है और कहीं नहीं यूज हो रहा। तो ये इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी। तो ऐसे जितने भी चाहे टिकट हो गई, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन अगर उसके बदले अगर डीएमआरसी आपको कह दे ये लो 50 रुपए का ये टिकट, और ये ले जाकर जब आप मुझे 1 महीने बाद दोगे तो मैं आपको 51 रुपए दे दूंगा, या मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा, लिखकर इस बात को दे दे कहीं पर, तो वो क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ मनी हो जाएगा। आप वो किसी को दोगे तो वो लीगली पढ़कर, हाँ ये 50 रुपए डीएमआरसी ने मेरे को देने के लिए कहे हैं, ये मैंने 50 रुपए वहां जमा करे थे और डीएमआरसी ने मेरे को इस टोकन पर लिख कर दिया है कि ये रिटर्न करके आप 50 रुपए ले सकते हैं। हो जा रही बात? तो वो किस में हो जाएगा, लीगल। अच्छा, अब मेट्रो कार्ड क्या होगा, सर्विस है। लेकिन देखो, मेट्रो कार्ड में आप 50 रुपए जमा करते हो, 50 का कार्ड आता है ना शायद, और वो उसमें एक्सचेंज ऑफर है, ये 50 रुपए कार्ड जमा करो, बट क्या 50 रुपए मिलते हैं? तो नहीं है, ये भी मनी नहीं है, ये भी किसी भी प्रकार की मनी नहीं है। अगर 50 रुपए का कार्ड वापस करने के बाद आपको 85 रुपए मिलते तो मनी होती। वो आपको सर्विस है ना, फैसिलिटेशन दिया जा रहा है कि भाई आप टोकन लोगे तो आपको इतने का चार्ज मिलेगा, अब कार्ड में यूज करोगे तो इतने का चार्ज मिलेगा। वाउचर कार्ड होते हैं, सब्सिडी के। हाँ वो सब तो वो फैसिलिटी है ना, सब्सिडी कह लीजिए, फैसिलिटी है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है, आपने 1 पैकेट लिया तो 10 रुपए का, और 5 पैकेट लिया तो ऑफर है, उसमें आपको 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो वो क्या है, इट इज फैसिलिटी फॉर योर फैसिलेशन। सब्सिडी कह लो, कुछ भी कह लो उसको, बट वो क्या है, वहां पर मनी का फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो जो मेट्रो कार्ड है वो मनी नहीं होगा, टोकन मनी नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? नहीं, वो भी नहीं।
उसमें नीचे लिखा होता है नहीं लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो क्या आप सुनो, 50 रुपए का नोट आपके पास है तो क्या उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? भाई बैंक नोट है तो उसमें लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? नहीं लिखा होता, तो वो तो चीज अलग हो गई ना। नेक्स्ट लिखो, प्लास्टिक मनी हो गई, हार्ड मनी, ऑब्लिक, काम करो इसको हार्ड ऑब्लिक हॉट कर लो, मनी ऑब्लिक करेंसी कर लो, कुछ भी आ सकता है। हार्ड ऑब्लिक हॉट और मनी ऑब्लिक करेंसी। हार्ड मनी भी लिखा आ सकता है, हार्ड करेंसी भी लिखा आ सकता है, हार्ड के स्थान पर हॉट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं बताता हूं। अब हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में कितने टाइप के देश हैं? कितने टाइप के देश हैं पता है? नहीं, 3 टाइप। कौन कौन से? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग, एंड बैकवर्ड या अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन जनरली अंडर डेवलप्ड यूज नहीं होता, वो होता है बैकवर्ड कंट्रीज, पिछड़े देश या पुअर कंट्रीज यूज होता है उनके लिए। तो 3 प्रकार के देश हैं। अब ध्यान से देखें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश, इनकी करेंसी को हॉट मनी बोला जाता है। बता रहा हूं अभी। अब डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं देख लो, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो ये सब क्या है? हार्ड मनी या हॉट मनी है। इनकी विशेषता पहली कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की है। दूसरी चीज, अगर आपसे स्टेटमेंट में कह दे कि सभी डेवलप्ड कंट्रीज की मनी हार्ड मनी होती है, नहीं, सिर्फ कुछ ही वैलिडेशन जिनको मिली है उन्हीं की मनी हार्ड मनी होती है। जैसे आप देखेंगे यूएस का डॉलर, यूरोप का यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापान का येन और आईएमएफ की एसडीआर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एसडीआर। ये भी एक टाइप है मनी का। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आगे, जब एजेंसीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब मैं बताऊंगा कि एसडीआर क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो यहां पर ये सब है क्या, हॉट या हार्ड मनी। पहली चीज कि इनकी विशेषता ये डेवलप्ड कंट्रीज की होंगी, लेकिन अगर कंडीशन लगा दे कि क्या सभी डेवलप्ड कंट्रीज की मनी हार्ड मनी है, नो, बस ये ध्यान रखना, बाकी है। दूसरी चीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज की है, इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो ये है कि मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। दूसरी चीज, हार्ड या हॉट मनी की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, सब बैठे होते हैं इंतजार में, जैसे आया खरीद लिया, मतलब इनकी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत शार्प होती है। अब दूसरी चीज, सॉफ्ट और कोल्ड मनी या करेंसी, इसी के अपोजिट सॉफ्ट और कोल्ड करेंसी, ये इन दोनों की होती है। तो इसका अपोजिट, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो इनकी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम है। समझ आ रही बात? तो नंबर 1 पर लिख लीजिए हार्ड एंड हॉट मनी। पहला, ये डेवलप्ड कंट्रीज की होती है और इनकी डिमांड ज्यादा एंड सप्लाई कम, दैट्स व्हाई इनकी मार्केट में लिक्विडिटी हाई।
तरलता, लिक्विडिटी हायर, और अपोजिटली इसमें लिख लेना लिक्विडिटी लेसर। तरलता मतलब कि मार्केट में जैसी कोई चीज आई तुरंत सेल हो गई। तो नंबर नेक्स्ट डाल के पहले लिखें हार्ड मनी या हॉट मनी, उसके फीचर्स लिख लीजिए, देन सॉफ्ट मनी या कोल्ड मनी, और फिर उसके फीचर लिख लीजिए। ऑनलाइन सभी को क्लियर है? एनी डाउट किसी को? बेटा हार्ड मनी और हॉट मनी क्या है? जो विकसित देशों की है, डेवलप्ड कंट्रीज की है। दूसरी उसकी विशेषता है, स्पेशलिटी है कि उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के कारण उसकी मार्केट में लिक्विडिटी हायर है, ज्यादा है। वाइस वर्सा देखेंगे, सॉफ्ट और कोल्ड मनी वो डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्रीज की होती है। उसी के अकॉर्डिंगली देखेंगे, उसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली उसकी लिक्विडिटी लेसर है मार्केट में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा ऐसी मुद्रा, ऐसी करेंसी जिसकी मार्केट में सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है, किसकी मुद्रा होती है? या उस मुद्रा को क्या कहते हैं? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, प्लास्टिक मनी, बैंक मनी। बता दोगे आंसर? तो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या एनी काइंड ऑफ कैसे पूछ सकता है? तो हमने कितनी मनी देखी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बैंक मनी, नंबर 4, नंबर 5 और नेक्स्ट सॉफ्ट मनी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट लिखें। नंबर नेक्स्ट में एक छोटा सा माइनर, इसी के अंदर माइनर हेडिंग बना ले, जो वेरियस फॉर्मेट ऑफ मनी है, टाइप्स ऑफ मनी, इसी के अंदर स्टार देकर एक हेडिंग बना ले। इकोनॉमिकल टाइप्स ऑफ मनी, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स है मनी एंड बैंकिंग नहीं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो मनी के फॉर्मेट यूज होते हैं, मनी एंड बैंकिंग के वाले चैप्टर के अंदर ही एक इकोनॉमिकल सेक्शन है, इकोनॉमी वाला। तो इकोनॉमिकल फॉर्मेट्स क्या है मनी के, वो देखते हैं। तो इकोनॉमिकल फॉर्मेट में 1, 2, 3, 4, 5 M1 टाइप, M2 टाइप, M3 टाइप, M4 टाइप, M5, M0 टाइप, ये टाइप। अब ये क्या है पता है किसी को? हाँ, मतलब समझा नहीं मैं। कैश है लोगों के पास, सेविंग मिला के, एक्सपेंडिचर मिला के, प्लस जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह का पैसा मिला के, उसमें ये यूज होते हैं सर M1। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, M1 और ये तो यूज होते हैं, बट ये क्या है? देखो, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में या मनी के सेक्टर में, मैंने दो चीज बताई कि मनी के दो मीडियम है, एक एक्सचेंज का और उसकी वैल्यू को मेजर करने का। लेकिन जब आप इकोनॉमी में जाएंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था में उसी मनी और
का जो रोल है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी काम करती है कितने फैक्टर्स पर? 4 फैक्टर्स पर। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक बात बताओ, उसके लास्ट वाले 2 फैक्टर हैं, उसमें कैपिटल देखो, तो कैपिटल में मनी जितना इन्वेस्ट होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो हम कैपिटल को कैसे जस्टर देंगे? मनी के फॉर्म में ही। लेकिन क्या है, क्या वो मनी है? नहीं है। अब जैसे इस प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया तो ये मनी, अब इससे इस मकान को बेचकर आप कोई सामान खरीद सकते हो भाई? इस मकान को देकर सामान खरीद लोगे आप, लेकिन बेचने के बाद जो मनी मिलेगा आप उससे खरीद सकते हो। तो कैपिटल इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सचेंज, लेकिन क्या है, कैपिटल इज ए सोर्स ऑफ मनी। तो अब इकोनॉमी के अंदर जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं उनसे जो हमारा मनी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मुद्रा का प्रवाह हो रहा है कि कहां पर पैसा लग रहा है, कहां पर पैसा नहीं लग रहा, बैंक में कितना पैसा लग रहा है, कैपिटल्स में कितना पैसा लग रहा है, इकोनॉमी में कितना पैसा लग रहा है, शेयर में कितना पैसा लग रहा है, हमारे जो पोस्ट ऑफिस में रखी है हमारी, यानी लोगों के द्वारा जो पैसे का आउटफ्लो और इनफ्लो है वो कहां कहां पर कितना हो रहा है, उसको समझने के लिए हम इकोनॉमी में इन 4 फॉर्मेट्स को 5 को पढ़ते हैं। ठीक है। पहली जो टाइप है M1 टाइप, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है, इनमें 3 चीजों को देखा जाता है मेन। पहली चीज कि हमारी जेब में कितना पैसा है। इट मींस कि जनता के पास, उनके पास अपने हाथों में कितना पैसा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिकल फॉर्मेट ऑफ मनी में M1 टाइप क्या है, तो M1 टाइप में आप बताओगे कि M1 टाइप इज ए स्टेज इन विच वी सी द पोजीशन ऑफ मनी। कहां पर? पहली, जनता के पास। हमने पोजीशन चेक करी कि हमारे देश में जितनी भी जनता है उसके पास विदहोल्ड की हुई कितनी मनी है, यानी उसकी सेविंग, यानी उसने अपने घर में, उसने अपने पास, पब्लिक ने अपने पास कितनी पैसे जमा कर रखे। दूसरी चीज, बैंक ने डीडी के तौर पर, डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर अपने पास कितने पैसे रख रखे। दूसरी चीज, जितने भी बैंक हैं उन सबके पास डिमांड ड्राफ्ट कितनी है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, आरबीआई के पास अदर बैंक की कितनी डिमांड डिपॉजिट्स हैं। ये 3 चीज किसमें काउंट होती हैं? M1 में। तो पहली इसमें काउंट क्या होगी कि जितनी भी करेंसी, तो लिखेंगे जनता के पास करेंसी, जनता के पास उपलब्ध करेंसी। ठीक है। पब्लिक के पास करेंसी, करेंसी इन होल्ड ऑफ पब्लिक, पब्लिक ने कितनी करेंसी को होल्ड कर रखा है। दूसरी चीज, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। आप अपनी देख लो, पूरे देश की देख लो, जितनी जनता है उनके पास कितनी करेंसी है वो सब इसमें काउंट होगी, चाहे वो एक व्यक्ति हो। अब जैसे देश की जनसंख्या कितनी है, उन सबके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, करेंसी, प्रॉपर्टी नहीं, करेंसी कितनी है, नोट कितने अवेलेबल है, सिक्के कितने अवेलेबल है, वो इसमें जुड़ेगा M1 फॉर्मेट में। और फिर दूसरा, बैंक में डिमांड डिपॉजिट कितनी है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट मतलब पब्लिक का ही पैसा जमा होगा ना वहां, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में। और तीसरा इसमें इंक्लूड होगा कि आरबीआई के पास अदर डिमांड डिपॉजिट्स कितनी है। अब आरबीआई के पास जो पैसा जमा होगा वो किसका जमा होगा? बैंक का। और बैंक का पैसा किसका पैसा होता है? पब्लिक का। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर चेन है, साइकिल है पूरा। तो M1 फॉर्मेट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हम इन तीनों चीजों को उठाते हैं और इसमें देखते हैं कि कहां इनफ्लो आउटफ्लो कहां कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? लिख लीजिए जल्दी से। ऑनलाइन सभी को क्लियर है?
एनी डाउट टू एनीवन? अब देखिए, जब हम M2 फॉर्मेट को चेक करते हैं तो M2 फॉर्मेट क्या है? M2 फॉर्मेट में फर्स्टली आपका M1 आएगा। M1 मतलब ये पूरी की पूरी इसके अंदर, M2 का मतलब M1 प्लस में हमारी जो सेविंग्स है कहां पर? पोस्ट ऑफिस में। हम लोग पैसा डाकघर में भी तो बचत करते हैं, सेविंग अकाउंट दुनिया भर के होते हैं। दूसरा, आप देखोगे कि पोस्ट ऑफिस कई सारे क्रेडिट पेपर्स रिलीज करता है, कॉमर्शियल पेपर रिलीज करता है, तो वो भी एक तरीके से जमा ही है। तो M2 टाइप मनी क्या है? पूरी की पूरी M1 प्लस हमारे के जनता के द्वारा जो पैसा है वो अगर पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट में जमा, किसमें? सेविंग अकाउंट में। यहां पर वो और कोई सा अकाउंट डाल देगा आपका तो आपको गलत हो जाएगा। स्पेशली ध्यान रखना कहां पर? सेविंग अकाउंट। M2 टाइप को डिफाइन कैसे करोगे कि जनता के पास करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, आरबीआई के पास अदर डिमांड्स, और जनता का पैसा जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स में जमा है। क्लियर है सभी को? इधर ऑनलाइन? हाँ, सिर्फ पोस्ट ऑफिस। बेटा बोल रहा हूं, लिख लो ना कि M1 में जनता के पास उपलब्ध करेंसी, मैं रेड से नहीं लिख रहा, टेंशन मत लो। अब देखिए, जब आप एक बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको दो प्रकार के खाते दिखते हैं। कैसा? सेविंग, करंट तो छोड़ दो। सेविंग अकाउंट में क्या है? आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग चलती रहती है, और करंट अकाउंट में भी इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहती है, लेकिन उसमें बड़े लेवल पर चलती है, तो उसको करंट अकाउंट कह देते हैं। वो बिजनेस स्टैंडर्ड्स के लिए होता है। तो एक तरीके से जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग चल रही है वो एक तरीके का सेविंग ही है भाई। ये लोग कॉमन पीपल्स के लिए, वो बिजनेसमैन के लिए हो गया। और दूसरा जो है वो है एफडी। भाई दो प्रकार की सुविधा होती है ना जनरली बैंक में। अब भाई करंट वाला तो सेक्शन अलग है। भाई करंट वाला भी तो सेम है। इसमें क्या है? नॉर्मल पब्लिक, यानी नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होगी, और इसमें एक मेजर ट्रांजेक्शन होगी, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो रही है ना। इसमें क्या होगा? महीने भर में होगी 15, और इसमें क्या होता है? घंटे घंटे में होती है, दो दो घंटे में। तो फैसिलेशन अलग अलग है। इसकी ओडी की सुविधा अलग होगी, इसकी ओडी की सुविधा अलग होगी, इसके चार्जेस अलग होंगे, इसके चार्जेस अलग होंगे, इसका आरओआई अलग होगा, इसका आरओआई अलग होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। लेकिन क्या है? इनकमिंग आउटगोइंग ने डेली बेसिस पे काम करने के लिए दोनों यूज होते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट इज नॉट डेली बेसिस, नॉट इनकमिंग आउटगोइंग अकाउंट, लॉन्ग टर्म्स, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी है ना। तो अब देखिए, जनता के पास जो उपलब्ध करेंसी है, बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स है, तो डिमांड डिपॉजिट जो है वो ये वाली है। अब वहां पर क्लियर नहीं है, और ना किसी ने पूछा कि भैया, क्योंकि पता ही नहीं था, सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पता है। अब वहां पर एग्जामिनर ने क्या डाल दिया कि डिमांड डिपॉजिट इन बैंक इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हो गया गलत? हो गया ना गलत? तो स्पेशली यहां पर लिख लो सेविंग अकाउंट, लिख लो यहां पर सेविंग अकाउंट। किसी भी बुक में उठाओगे ना तो सिर्फ इतना ही लिखा मिलेगा, डिस्क्लोज नहीं किया होगा पूरा। अब जब M3 फॉर्मेट को देखते हैं, जब M3 फॉर्मेट को देखते हैं तो M3 फॉर्मेट में क्या है? M1 प्लस जनता का पैसा जो एफडी में जमा है। अब देखिए, अगर हम क्लेम करते हैं वहां पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये एफडी भी है और सेविंग भी है, तो क्या होगा? ये क्लैश हो जाएगी ना बातें यहां पर। इट मींस कि यहां पर सिर्फ सेविंग अकाउंट है,
है कि नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पर सेविंग अकाउंट नहीं होता तो यहाँ पर M1 में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते। क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के 50 रुपए लेते हो, या जो आपका फिक्स डिपॉजिट है 50 लेते हो, तो वो 50 रुपए इसके इंक्लूड है ना, तो अलग से एफडी क्यों आई फिर? इसीलिए सिर्फ ये सेविंग अकाउंट है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो हमें ये समझना है, जब हम 3 टाइप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है कि M1 में सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग वाली ट्रांजेक्शन्स है, यानी सेविंग और करंट अकाउंट। भाई करंट अकाउंट भी तो इनकमिंग आउटगोइंग है, कोई फिक्स तो नहीं है ना, तो इनके अंदर जो पैसा उपस्थित है जनता का वो वहां जाएगा, लेकिन जो एफडी है फिक्स डिपॉजिट वाला है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में सभी को क्लियर है जी? पीएलआई मतलब, पीएलआई मतलब ये है ना, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वेट करो, धैर्य रखो। अभी करंट अकाउंट है इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, और डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही आएगा M1 टाइप में। अब देखिए, जब हम M4 को पढ़ते हैं, M4 टाइप जो है उसको देखते हैं, तो M4 टाइप में आप क्या देखने? M4 में आप देखेंगे M3। अब M3 में क्या क्या आ गया? M1 प्लस FD, FD इन बैंक्स। अब आपकी वाली बात, ये सिर्फ बैंक की बात, तो ये कहाँ गए? इनमें भी तो जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कह रहे हैं ना, FD पोस्ट ऑफिस में भी होती है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए पैसा जमा होता है पोस्ट ऑफिस में भी, तो उसे कहते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI के फॉर्म में वो यूज होती है, वो एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है आपका। तो M3 प्लस FD इन पोस्ट ऑफिस वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, इसमें M4। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए M3 ये है पूरा का पूरा। अब इसमें जनता के पास करेंसी, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक यानी करंट और सेविंग अकाउंट, RBI के पास अदर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, उसके बाद FD ऑफ बैंक्स, और उसके बाद FD ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। अब एग्जाम में आपको वो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे सकता है, या फिर वो इस फॉर्मेट में दे सकता है कि M3 प्लस FD ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, या फिर सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे M4 टाइप ऑफ मनी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड और नॉट, वो सब डाल देगा। जनता के पास उपलब्ध मनी, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, RBI के पास अदर डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिसेस में सेविंग अकाउंट, FD इन बैंक्स, FD इन पोस्ट ऑफिस, सब डाल देगा। कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब नॉट इंक्लूडेड का मतलब कौन नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए M3 है, M3 में M1 है, ये है, तो यहां पर M2 में ये नहीं है, M2 वाला ये जो सेक्शन है वो इसके अंदर नहीं है, और ना ही वो M3 में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहां से इसी से क्वेश्चन बनते हैं और पूछ ले जाते हैं, तो आपको क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओगे, एक एक पॉइंट को देखोगे, समझ लोगे, तो आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं तो पजल रहोगे कि कहां पर क्या है। एक दो बार समझ लेना, एक दो बार बस मैं एक दो बार क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगा, रिकॉल हो जाएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो जितने मनी के फॉर्मेट हैं उनसे एक नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम मिलता है हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, प्लास्टिक मनी, ठीक है। और आज की डेट में तो जो डिजिटल करेंसी चल रही है उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया आपका, ठीक है। और फिर दूसरा जो NPCL है,
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो जो आपको ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की सुविधा देता है, भीम यूपीआई, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। तो एनपीसीआई मेजर अथॉरिटी है भारत में जो इस प्रकार की सुविधा को अरेंज करा रहा है। तो इससे लेकर इसमें इसको लेकर यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एनपीसीएल को लेकर। अब वो क्या है, वो यूपीआई से रिलेटेड है सारे। तो अभी हम जब आगे बैंकिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो बैंकिंग में ट्रांजेक्शन्स देखेंगे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी बात करेंगे, ठीक है, एनईएफटी वगैरह, आरटीजीएस, और उस पर भी सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो आप मुझे बताओ M1, M2, M3, M4 का टॉपिक क्लियर है? अब देखिए M0 क्या है। M0 एक एडिशनल टाइप ऑफ मनी है जो इन एडवांस लाया गया। एक कमेटी बनी थी, चक्रवर्ती कमेटी। एक कमेटी बनी, चक्रवर्ती कमेटी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि हमें एक मनी के अदर फॉर्मेट पर भी ध्यान देना चाहिए। अब वो अदर फॉर्मेट क्या है? तो अदर फॉर्मेट में कहा कि आप आरबीआई के पास बैंकों की जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो तो देख रहे हो, लेकिन आरबीआई के पास भी तो खुद का पैसा है, उसको क्यों नहीं देख रहे? उसका भी तो हमें इनकमिंग आउटगोइंग या उसका भी तो रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो चक्रवर्ती कमेटी ने सुझाव दिया कि हमारे पास एक नई मनी की वैल्यूएशन के लिए एक नया फॉर्मेट है और उसको दिया M0 फॉर्मेट। और M0 में क्या रखा? M3 प्लस आरबीआई के पास डिपॉजिट्स, वहां वो शामिल हो गया M1 के इसमें। देखो M3 में क्या है? M1 है, एफडी भी है बैंक की, पोस्ट ऑफिस से रिलेशन नहीं है इसका। M1 में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, यहां पर एफडी भी आ गई, तो बैंकिंग एरिया का सारा सेक्शन कवर हो गया ना। तो भी कह रहा है कि आरबीआई के पास जो बैंकों का पैसा जमा है वो तो बैंक का पैसा हो गया, लेकिन आरबीआई के पैसे का क्या, वो कहां जोड़े? तो इसलिए नया लाया गया ग्राउंड M0 टाइप ऑफ मनी, उसमें M3 को काउंट कर लिया गया और आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं उसको रख लिया गया। तो ये रिकमेंडेशन थी किसकी? चक्रवर्ती कमेटी की। तो लिख लीजिए इसमें कि दिस पैरामीटर या दिस टाइप इज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चक्रवर्ती कमेटी हु सजेस्टेड दिस M3 प्लस आरबीआई के पास डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए दिस टाइप ऑफ मेथड इज कैलकुलेटेड or categorized on the recommendation of Chakravarti committee. This type of method is calculated or categorized on the recommendation of Chakravarti committee who suggested that currency holded by RBI should also be include or measured, मापी जानी चाहिए, उसकी गणना की जानी चाहिए। should also be include और measured with M3 टाइप ऑफ मनी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगी कि आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, कैलकुलेट की जानी चाहिए, किसके साथ? M3 टाइप ऑफ मनी के साथ। सब आरबीआई के पास मनी का मतलब वही है, टोटल उसके पास। अब आप मुझे बताओ कि हमने अभी तक की क्लास में जो डिस्कशन किया है मनी के फॉर्मेट्स का, क्लियर है सभी को? एनीवन, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन?
बताएं। बोलिए, किसी को कोई डाउट? इफ एनीवन हैज प्लीज रेज हैंड। बोलिए, क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। तो ये हमने डिस्कस कर ली मनी के सारे डायमेंशंस। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्लास में मनी के किसी फॉर्मेट पर? लीगल मनी, नॉन लीगल मनी, प्लास्टिक मनी, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, बैंक मनी, और ये इकोनॉमिकल मनी, इकोनॉमिकल टाइप्स ऑफ मनी, M1, M2, M3, M4 और M0। M0 इज रिकमेंडेड बाय चक्रवर्ती कमेटी। अब नीचे हेडिंग डालें, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंकिंग सिस्टम कहाँ से निकला, कैसे प्रिपेयर हुआ, उसको एक ग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जब आप देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान पहला ब्रिटिश जो भारत आया कौन था? कब आया? 1800 कुछ में। 1600 में पूरी कंपनी आ गई, 1800 में लेके आ रहा है। किसके टाइम पीरियड में आया था? एनीवन इन द क्लास? हाँ, पीछे कॉर्नर में वहीं मुर्गा बन जा, सीट पे खड़ा खड़ा। तो लगेगा भी तंदूरी मुर्गा। शर्म नहीं आ रही है? 1498 में। मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, नॉट पुर्तगीज। हिस्ट्री क्लास नहीं चल रही क्या? पढ़ी नहीं है अभी तक हिस्ट्री कुछ भी? कहाँ से टटेरा हो सब? तू बता। तो सही से कैसे याद होगी? किसने कहा 1600 में पूरी कंपनी आ गई? बंद तो 1595 में बन गई थी। मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर दे दे बस। कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति 1608 में भारत में आया था, हेक्टर नामक जहाज पर बैठकर। उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था, जिसने भारत में न्याय की घंटी लगवाई थी। जहांगीर किसका बेटा था? चलिए, पक्का ही शाहजहां का बेटा था ना जहांगीर? वेरी गुड, ऐसे ही बताना, ठीक है? शुक्र है मेरा बेटा नहीं कहा जहांगीर को। अब देखिए, ब्रिटिश ब्रिटिश रूल की बात करते हैं। तो ब्रिटिश रूल में क्या हुआ कि उस टाइम पर हमारे इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता था। ब्रिटिश के अराइवल से पहले की बात बता रहा हूं, ब्रिटिश अराइवल के पहले की बात, जब उस टाइम पे मनी और करेंसी की कोई नाम की चीज नहीं थी। फिर बार्टर सिस्टम के टाइम पर क्या हुआ, ए ने बी को अपनी चीज दी, इसने अपनी चीज दी, एक्सचेंज ऑफर चलता था। उसके बाद मार्केट में आई हुंडीज। क्या आई? हुंडीज। हुंडीज मतलब एक पत्थर है या कोई टुकड़ा है लकड़ी का, पेपर का, वटेवर, उस पर, या फिर जैसे मान लीजिए ये मार्कर है रेड कलर का। अब एक गांव ने दूसरे गांव के साथ डीलिंग कर ली कि जो ये रेड मार्कर किसी दुकान पर देगा उसको 5 किलो चावल मिल जाएंगे।
एक पर्टिकुलर रेडियस में, या जिन 2 गांवों के या जिन 10 गांवों के बीच में बैठ कर ये डीलिंग हुई है। तो पर्टिकुलर उस टाइप का, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई मोहर हो, चाहे वो कुछ भी आर्टिकल हो, जिसको डिस्कस कर लिया गया बैठकर। आपने देखा होगा कि वो समुद्र में पाई जाने वाली सीप की जो छोटी छोटी कौड़ियां होती थी, वो ऐसी छोटी छोटी आपने देखा होगा होती थी ना। तो पहले क्या होता था, 5 कौड़ी दो और उसके बदले सामान लो, तो वो क्या होती थी, वो हुंडीज के रूप में काउंट होती थी। तो वो कौड़ी हो गई, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, या कोई मान लो पॉट हो गया स्पेशल टाइप का। ऐसा भाई मान लो इस टाइप का कोई पॉट है, भाई इस पॉट को दोगे तो 10 किलो चावल। तो उस टाइम पर जो बार्टर सिस्टम के बाद सबसे पहले करेंसी का रोल प्ले किया या मनी का रोल प्ले किया, वो किसने किया, हुंडीज ने। ठीक है, अब हुंडीज की बहन है फुंडीज। अब ये क्या है, बता भाई, पता क्या है। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक लेक में क्या पाई जाती है। तो मेरी क्लास में बैठकर मेरे के तो पढ़ाए हुए को ये तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता। एनाकोंडा की प्रजाति नहीं बोला, शुक्र है। हाँ, तो हुंडी और फुंडी एक जैसे लग रहे हैं ना, तो तभी मैंने बोला इसकी बहन फुंडी। ये कहाँ मिल रही है, मणिपुर में स्थित लोकटक लेक है, जो भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें स्पेशल टाइप की वेजिटेशन है, वनस्पति है जो पाई जाती है वहां पर, और उनको खाने के लिए एक स्पेशल टाइप के डियर, संगाई डियर आते हैं, संगाई डियर। और मणिपुर के लोग उन्हीं डियर्स के नाम पर संगाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं मणिपुर में। उनके कह लीजिए स्टेट एनिमल या लोकल फेवरेट एनिमल के तौर पर, जबकि संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल नहीं है। कहाँ का है बताओ, चलो याद करके अपना बता लेना। अभी हुंडी की बात करते हैं। तो बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया, हुंडी आई। अब हुंडी के बाद निकलकर क्रिएशन हुआ किसका, मनी का। हुंडीज के बाद क्रिएशन हुआ किसका, मनी का। कैसे मनी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर। ठीक है, इनमें से सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, इन चारों में से कॉपर। और अगर मैं अब कहूं तो कौन सी खोजी गई थी, इन पांचों में से सबसे पहले धातु खोजी गई कौन सी थी, कॉपर ही थी। अब इन पांचों में से नंबर 1 पर तो कॉपर आ गया, नंबर 2 पर ऑनलाइन कौन बताएगा, नंबर 2 पर कौन सी मेटल खोजी गई थी। किसी को नहीं पता, हाँ आयरन। जब, अरे यार एक तुम्हें इससे, कॉपर है, कहीं से भी करूँ इतने रहेगा ना। माइक की नहीं कह रहा मैं, डोरी की बात, ये तो वही रहेगी ना, ये तो वही रहेगी। ये तो द्रौपदी की साड़ी की तरह ऐसे कभी ऐसे हो जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले खोजी गई धातु, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने तांबा खोजा, और सिमिलरली पैरेलली वहां दूसरी तरफ इराक में डजला और फरात रिवर के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी। तो वहीं पर उन लोगों ने खोजा टिन को, कौन सी, टिन। और हड़प्पा वासियों ने कॉपर और टिन को मिलाया और बना दिया ब्रॉन्ज। तो सेकेंडली डिस्कवर्ड मेटल, देन व्हाई आर यू गोइंग विद द आयरन।
इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। पढ़ते हो? हड़प्पा सभ्यता को कांसा युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और वो कांसे के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदाड़ो से कांसे की डांसिंग स्टैचू मिली है, ब्रॉन्ज की। तो फिर क्या है गधे, ब्रॉन्ज जब स्टील स्टैचू मिली है तो आयरन को क्यों फॉलो कर रहा है? कॉमन सेंस नहीं यूज करना, नॉन सेंस की तरफ भागना है। एक तरफ आप कह रहे हो हड़प्पा ने कॉपर को खोजा, दूसरा क्वेश्चन उसी के नीचे लिखा है हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो से कांसे की डांसिंग स्टैचू मिली, ब्रॉन्ज की डांसिंग स्टैचू। देन व्हाई आर यू गोइंग विद आयरन? मैं पर्टिकुलरली उसी को नहीं, सभी को कह रहा हूं। किताब ये कह रही है कि ऊपर हड़प्पा सभ्यता ने तांबे की खोज की, और उसी के नीचे दूसरा लाइन लिखा है डांसिंग स्टैचू मिली, किसकी? ब्रॉन्ज की। तो दूसरी मेटल ब्रॉन्ज हुई ना। उसके बाद अब नहीं बताऊंगा। तो अब आएगा आपका आयरन। क्या आएगा? आयरन। लेकिन यहां पर टिन नहीं है, अगर टिन होता तो साथ के साथ नंबर 3 पर टिन चल रहा होता। क्यों? क्योंकि कॉपर के पैरेलली मेसोपोटामिया में टिन का एक्सट्रैक्शन हो गया था, उसकी खोज हो गई थी। बट इंडिया की जब बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और आयरन थर्ड, वो तो बाहर गांव के लोग हैं, वहां क्या हुआ हमें क्या मतलब, हम तो अपने आका देखेंगे ना। तो थर्ड नंबर पर आयरन आएगा। कौन से फेज में हुआ आयरन? वैदिक, लेटर वैदिक, कौन से? तो क्या हुआ देखिए, जब मनी की बात आई तो सबसे पहले सिक्के बने, देन ब्रॉन्ज के, उसके बाद फिर गोल्ड। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पनप रही थी या अपने ट्रांजिशन फेज में थी, डेवलपिंग फेज में थी, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखिए उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता था। पहला हड़प्पा शहर का जो नक्शा है वो ऐसे बनता था कि एक होता था ऊंचे टीले पर रहने वाले लोग, अपर हाउस, और दूसरे होते थे लोअर डेक। लोअर डेक में पुअर और पीपल रहते थे, गरीब लोग, और अपर डेक में राजा महाराजा वहां के जो बड़े बड़े रहते थे। ठीक है? तो सिर्फ ये ही गोल्ड कॉइन्स का यूज करते थे, और किसी के पास गोल्ड नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड सिर्फ ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट में नहीं था, सिर्फ बहुत ही फ्यूअर पीपल्स के पास था। इसलिए हम उसको करेंसी नहीं बोलेंगे, मतलब उस टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये दो ही थे। बाद में धीरे धीरे गोल्ड मार्केट में आया। आगे चलकर जब गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होने लगा, गोल्ड की सप्लाई बढ़ी, तब वो उसने एक मुद्रा का फॉर्म लिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इन जनरल आप देखोगे कॉपर, ब्रॉन्ज और इनके सिक्के चलने लगे थे। ठीक है? बाकी आगे चलकर फिर तांबे के सिक्के तो चल ही रहे थे सारे, और फिर ब्रास के सिक्के आ गए, पीतल के सिक्के। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टाइम देखोगे, मुगल पीरियड आएगा, सल्तनत पीरियड आएगा, उनके टाइम पर अलग अलग सिक्के आ गए थे। कोई चमड़े के सिक्के चला रहा है, कोई किसी चीज के सिक्के चला रहा है, तो सारी चीज अलग अलग। लेकिन इन जनरल शुरुआत कहां से हुई? इन्हीं से हुई। समझ आ रही बात? फिर ध्यान से देखिए, ये सिक्के चलते रहे, चलते चलते रहे। अब ऐतिहासिक फेज में इन सिक्कों का मेन रोल था। उसके बाद सिक्कों ने रोल प्ले करा किसे? गोल्ड और सिल्वर। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उस टाइम तक आप देखेंगे सल्तनत काल जा चुका था, मुगल काल आ चुका था, और पूरी दुनिया में एक्सचेंज का एक ही माध्यम था। इनको तो कोई जानता भी नहीं था पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ तो चल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? सिर्फ गोल्ड। दूसरी चीज, अब ध्यान से देखिए, अब इकोनॉमी को हिस्ट्री से कैसे लिंक करते हैं? ये इंडिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, इधर आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो इसको तो इधर से संपर्क था ही नहीं कुछ, पहली चीज। लेकिन हम फिर भी लेकर चलते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इधर रशिया है, इधर चाइना है पूरा आपका, ठीक है, और इधर साउथ ईस्ट एशिया है। इन इलाकों में पड़ती है ठंड, एज यू नो, बर्फीले क्षेत्र हैं। अफ्रीका के लोगों को भी देखोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3 लाइनें जा रही हैं, 1 2 3, तो वहां पर सारी तरीके की एक देख सकते हैं कि गर्मी है। तो दूसरी चीज, ये एक पुअर कंट्री है, अभी भी कह सकते हैं डेवलपिंग है। तो अमीर लोग यही हुआ करते थे, यूरोप और रशियन इधर कंट्री। इधर चाइना थोड़ा पावरफुल उस टाइम पे ही शुरू से चला रहा है, क्योंकि चाइना में आप देखेंगे मंगोल और ये वो
बहुत सारे जो उनके लोकल प्रिंसेस थे तो वो पावरफुल थे और उनके पास गोल्ड की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी थी। तो क्या होता था, इंडिया एक बहुत ही प्रीसियस लोकेशन थी ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो मसाले थे वो वर्ल्ड फेमस थे, और उस टाइम पर राजा महाराजाओं का सबसे बड़ा शौक हुआ करता था नाचना, गाना और खाना पीना, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई मदिरा पी, भोजन, यही दो चीज। तो खाने के लिए अब उनको देखो, ज्यादातर वो शिकार करते थे, हंटिंग, आपको पता है। और नॉन वेज, कभी आज हिरन बन रहा है, कभी आज मोर का चिकन बन रहा है, कभी कुछ, है ना। अब आप देखें कि नॉन वेज बनाने के लिए सबसे डिलीशियस चीज होनी चाहिए मसाले, और मसालों की नगरी है इंडिया। तो बाहर गांव के जितने भी लोग हैं वो सब मसालों को फोकस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ के ट्रेडर्स आएंगे, 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 आएंगे। ध्यान से सुनना। अब यहां से एक्सपोर्ट होगा मसालों का। अब एक्सपोर्ट होगा तो मीडियम क्या होगा, तो भारत में सारा गोल्ड इकट्ठा होगा। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाएगा, कहा जाएगा। उस टाइम पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज गोल्ड। और सारा गोल्ड भारत में क्यों आ रहा है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि भारत में मसाले ज्यादा हो रहे हैं, और पूरी वर्ल्ड में मसालों की डिमांड है। इंडियन सिल्क, मलबरी सिल्क, उसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है भारत में, उनकी डिमांड ज्यादा है। मैं इंडिया के भी सिल्क की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना में नहीं होता, लेकिन डिमांड भारत की भी ज्यादा है। तो यहां से सारा सोना कहाँ, बाहर से सारा सोना कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। अब यहाँ पर सोना इकट्ठा होता गया, उसके बाद ब्रिटिश आए और सारा सोना कैसे ले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऐसे छीन के थोड़ी ना लेके चली गई। अब देखो ध्यान से, तो बार्टर सिस्टम के बाद जब हुंडीज चली, हुंडीज के बाद जब मनी आई, तो मनी इंटरनेशनल लेवल पर क्या थी, और आज भी क्या है, गोल्ड है। आज भी क्या है, प्राइमा फेसी गोल्ड चलता है। उसके बाद आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की हॉट मनी आती है, डॉलर, पाउंड, येन, इस तरीके की, यूरो, वो आती है। और नई प्राइमा फेसी क्या है, गोल्ड है। गोल्ड तो है ही है, और उसके बाद वो 5 चीजें हैं। तो ये सिंस लॉन्ग से चला रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद जब मनी आई तो मनी के अकॉर्डिंगली हर देश ने अपने अपने देश में, भाई हर देश की एक गोल्ड व्यवस्था है। तो ध्यान से देखो, मान लो डॉलर अमेरिका में चल रहा है, बांग्लादेश वाली सरकार ने कह दिया मैं डॉलर का काम ही नहीं भाई, ना मुझे चाहिए, ना मुझे बाहर व्यापार करना है, मैं नहीं ले रहा, मेरा पर्सनल इशू है डॉलर के साथ, तो मैं अपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डॉलर के साथ नहीं रिलेट करना चाहता। तो वो अपने देश की टका से ही काम चलाएंगे, है ना। और किसी देश की मुद्रा ले लेंगे, भारत का रुपया ले लेंगे, पाकिस्तान का रुपया ले लेंगे, नेपाल का रुपया ले लेंगे, समझ पा रहे हैं, चाइना की करेंसी ले लेंगे, जापान की, पर उनको डॉलर नहीं लेना। तो क्या ये डॉलर है तो इंटरनेशनली फेमस, बट डिपेंड अपॉन द कंट्री चॉइस। समझ पा रहे हैं मेरी बात। लेकिन जब गोल्ड देने की बात आएगी, गोल्ड लेगा बांग्लादेश। भाई अगर मान लो डॉलर से इशू है, गोल्ड से इशू नहीं होगा। तो डॉलर क्या है, गोल्ड जो है वो इंटरनेशनली फेमस और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की सबसे बड़ी मनी है। उसके बाद आते हैं इनके जो डिजिटल क्या नाम है, जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो मनी है, हॉट मनी, वो सब। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होगी, गोल्ड की, और उसके बाद उन सब की हॉट करेंसीज की। क्लियर है सभी को। अब देखिए यहां पर फिर क्या हुआ, गोल्ड तो चल ही रहा है, उसके बाद हर देश ने अपने देश के अकॉर्डिंगली, किसी ने डॉलर बनाया, किसी ने येन बनाया, किसी ने रुपया बनाया, किसी ने टका बनाया। हर देश ने अपनी अपनी करेंसी डेवलप करी। वो किस पैटर्न पर करी, हुंडी के पैटर्न पर। अभी क्या हो रहा था, दो गांव के लोग मिलकर इसको पैसा कह रहे थे, अब वो पूरे लोकेशन कंट्री का हो गया, तो उन्होंने हुंडी के पैटर्न को फॉलो करा ना। अब भारत का रुपया, मान लो उन्होंने कागज के नोट पर लिख दिया 500 रुपए या 50 रुपए, तो हुआ भाई एक गांव के बीच में जैसे कागज के टुकड़े पर लिख के, जैसे आप कहीं पर जैसे एग्जाम देने जाते हो तो बैग जमा कराते हो ना, तो उस पर लिख देते हैं भाई बैच नंबर ये, इसने 50 रुपए दे दिए, तो 50 रुपए हो गए ना, वो एक तरीके से आपके और उस डीलर के बीच 50 रुपए की डीलिंग हो गई ना। तो ऐसे ही एक देश के अंदर एक ऑथराइज करेंसी बन गई,
वो क्या बन गई, वो हुंडी के पैटर्न पर ही तो बनी। सरकार ने एक सिक्का बनाया, उस पर लिख दिया 5 रुपए, तो वो आर्टिकल है ना एक, अगर इस पर 5 रुपए लिखकर इसको लीगल कर दे तो ये भी पैसे का काम करेगा। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो किस पैटर्न पर है, हुंडीज के पैटर्न पर है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर इन जनरल कि हर देश के, या हर देश के द्वारा नहीं, भारत की बात करते हैं, भारत के द्वारा करेंसीज को क्रिएट किया गया किसके आधार पर, हमने यहां से कॉपी किया कॉन्सेप्ट को, जो पुराना ट्रेंड चला रहा था, गोल्ड चल रहा है, हुंडीज को कॉपी कर लिया, अब हमारी जो बन गई वो मनी बन गई। मनी क्या, मनी से निकला करेंसी। करेंसी क्या है, लीगल नॉन लीगल। लीगल में क्या है, आपके कॉइन्स और फिर अलग अलग टाइप्स आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। गोल्ड भी है, गोल्ड तो चल ही रहा है, और मनी में क्या निकल गया, हर देश का अपना अपना सेक्शन बन गया। अब दूसरी चीज, इस मनी वाले पैटर्न को एक देश ने रेगुलेट करने के लिए ये हुआ, जैसे ब्रिटिश आए भारत में, ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा यार कि गोल्ड का सेक्शन तो चल ही रहा है, यहाँ पर पहले क्या होता था, कौड़ियों के भाव में, कौड़ी सुना जैसे बता रहा हूँ ना, कौड़ी चलती थी, फिर उसके बाद लोहे के और सिल्वर के सिक्के पर 10 पैसे 5 पैसे, पुराने सिक्के देखे ना, वो सिल्वर और एल्यूमिनियम के, ब्रास के, उन पर लिखे होते थे, पुराने सिक्के देखे होंगे आपने किसी के पास, 5 पैसे 1 पैसा 2 पैसा चलता था। उस टाइम पर मनी की वैल्यू उस टाइम पर उतनी थी भाई, करेंसी की वैल्यू उस टाइम पर उस स्थिति के अनुसार होती। अब उन्होंने अपना क्राइटेरिया उस टाइम पे फिक्स कर रखा था, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखो, अगर अभी भी मैं वो 10 पैसे को सरकार कह दे कि 10 पैसा 1 लाख रुपए के बराबर ट्रीट होगा, वो वापस आ जाएगा मार्केट में, उनका डिवैल्यूएशन हो गया ना अब, इसलिए वो खत्म होते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अगर अभी आपने देखो 1000 रुपए के नोट को न्यूट्रल कर दिया तो रद्दी हो गया ना, अगर उसी 1000 रुपए के नोट को 1 लाख का नोट कर दे तो 1 लाख का ट्रीट होगा। तो डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन अब क्या है कि अब उन सिक्कों के स्थान पर, मेटेलिक चीजों के स्थान पर एक पेपर ले आया गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, पेपर का विकास हुआ। पेपर के विकास से कहां हुआ पेपर का विकास दुनिया में, प्रिंटिंग प्रेस का हुआ था वो। अच्छा, चाइना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन लिखते रहो, ढूंढते रहो। अब ध्यान से देखो, करेंसी के लिए एक पर्टिकुलर मेटल और एक पर्टिकुलर पेपर तैयार हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यार इन सब को रेगुलेट करने के लिए कोई एक सिस्टम नहीं है। तो पहले क्या होता था, आपने ये भी सुना था, प्राइवेट लेवल पर बनिया होते थे, मुंशी जी मुनीम जी होते थे ना, जो लाला जी बोलते थे, वो क्या करते थे, खाता मेंटेन करते थे, बही खाता। तो बही खाता मेंटेन करते थे, तो वो एक गांव का होता था, एक गांव का होता था, एक जिले का होता था, एक ब्लॉक का होता था। दूसरी चीज, उसी पैटर्न पर भारत में क्या हुआ कि प्राइवेट एंटिटीज ने इस व्यवस्था को शुरू करा। कैसे, एक घर में लाला जी बैठे हैं तो पैसा जमा कर रहे हैं लोगों का, उसी हिसाब से उनको ब्याज जितना बन रहा है उस समय के अनुसार वो दे देते हैं। भाई उधार भी देते हैं लाला जी, और पैसा तुम्हारा जमा भी करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो जमा करके आप ब्याज जो उस टाइम पे लाला जी ने फिक्स कर रखा है वो ब्याज भी देते हैं। चल रहा है ना। तो प्राइमा फेसी उस लेवल पर बैंकिंग सिस्टम को कौन रेगुलेट कर रहा है, प्राइवेट एंटिटी। अब सरकार ने इसी प्राइवेट एंटिटी को धीरे धीरे करके क्या हुआ, तो प्राइवेट एंटिटीज ने क्या करा, धीरे धीरे अपने लेवल को अपग्रेड करा। फिर ये बात सरकार के बीच में गई, सरकार के बीच में गई तो सरकार ने इस व्यवस्था को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए कहा कि, जैसे ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, तो ब्रिटिश का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसे मदर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम इन वर्ल्ड कहा जाता है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसी की तर्ज पर दुनिया के देशों में बैंकिंग सिस्टम को चलाया गया, इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश वॉज ए एम्परर दैट टाइम, और सारे मैक्सिमम देश ब्रिटिश के अंडर थे। तो जैसे भारत में बैंकिंग सिस्टम को ब्रिटिश ने ऑपरेट करा, ऐसे ही दुनिया में करा, उसी की कॉपी। तो इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड कहा जाता है।
उसी की तर्ज पर भारत में एक पैटर्न लाया गया। अब देखो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पहले आया 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट, 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट, वो था, उसमें अलग फीचर थे, मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन, ये वो, इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स थी। फिर आया 1919 का इंडिया रूल एक्ट, फिर भारतीयों की डिमांड और बढ़ी। अब ध्यान से, 1919 का इंडिया रूल एक्ट आया तो कब आया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1918 में और 1919 में ये रूल आया। क्यों आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की डिमांड थी कि हम आपकी तब मदद करेंगे जब आप हमारे लिए कुछ बेनिफिट करोगे, वो आ गया। अब भारतीयों की डिमांड बढ़ने लगी धीरे धीरे आगे की तरफ। जब बढ़ी तो भारतीयों ने कहा हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कहाँ पर? असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह डिमांड्स बढ़ती गई। तो भारत में बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में सुझाव दिया गया ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के द्वारा, जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर पॉलिटिशियंस चल रहे थे। मीनवाइल ही आप देखोगे कि हमारे एक बड़े एमिनेंट लीडर थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने लिखी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक लिखी, और उन्होंने ही दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उन्होंने ही बताया कि ब्रिटिश हमारा जोंक की तरह शोषण कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कैसे रास्तों से पैसा चुरा कर यहां से अपने देश ले जा रहे हैं। ले जाने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन मंशा वही है, पैसा भारत से निकाल कर ले जाना। उसी में ही उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बैंकिंग सिस्टम को या हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना है तो हमें अपने देश में केंद्रीय बैंक लाना पड़ेगा। तो ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक एक ऑर्डर जारी करा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट करके कानून लाया जो बैंकिंग से रिलेटेड था। उसको बना दिया कि इस कानून के तहत भारत में बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के द्वारा रेगुलेट होता था, तो भारतीयों ने उसकी ऑब्जेक्शन करा। बाद में जब भारतीयों की डिमांड इस सेक्शन में बढ़ी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, देखेंगे आप, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, आया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उसी से जस्ट एक साल पहले 1934 में ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल पार्लियामेंट में पास हुआ, और उस ड्राफ्ट प्रपोजल को नाम दिया गया आरबीआई एक्ट 1934। और इस आरबीआई को कहा जाता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस टाइम पर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता था, रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। आरबीआई का उस टाइम पे मतलब था रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बैंक की रेगुलेशन पर कानून बनाया, ब्रिटेन की संसद ने पारित करा, और 1935 में भारत शासन अधिनियम के साथ ही वो कानून भारत में आता है, आरबीआई एक्ट। और उसी आरबीआई एक्ट के तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में एक सेंट्रल बैंक की स्थापित करने की मांग की गई कि भाई भारत का भी एक अपना सेंट्रल बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड काम कर रहा है इंग्लैंड में। तो ये हुआ भाई ठीक है, आरबीआई एक्ट आया तो आप आरबीआई की स्थापना कर दो रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से, और उसे ही आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। आपने देखा होगा वो मूवी आई थी गोल्ड गोल्ड आई थी ना, जिसमें वो हॉकी टीम होती है, तो वो कहते हैं कि भाई ब्रिटिश इंडिया की टीम है, जो पहला गोल्ड जीता था ओलंपिक्स के टाइम पर, तो ब्रिटिश इंडिया टीम थी। जब बाद में सेपरेशन हुआ, इंडिपेंडेंट हो गए, तो पाकिस्तान के साथ सेपरेशन हुआ तो इंडिया की अपनी टीम बनी, तो उसमें भी गोल्ड हुआ ना। तो वो क्या था भाई, ये इंडिपेंडेंट इंडिया है, तो वो जो गोल्ड जीता था वो ब्रिटिश इंडिया की टीम का था, अब हमें अपना इंडिपेंडेंट। और वो जब झंडा लहराया गया था गोल्ड का तो ब्रिटिश का लहराया गया था। वो कहता है ना इसी मुद्दे पर कि भाई, तो वहां पर भी वो काम हम ब्रिटिश इंडिया के फॉर्म पर ही कर रहे हैं। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, किस एक्ट के थ्रू? आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। ऑनलाइन चीजें क्लियर हो रही है सभी को? तो अब देखिए 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1 अप्रैल 1935
35 को आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट किया गया किस कानून की मदद से? आरबीआई एक्ट 1934 की मदद से। चलिए, अरे समझ में आ रही है चीजें सभी को? बोर तो नहीं हो रहे? अब कथकली तो करूंगा नहीं आना एंटरटेनमेंट करने के लिए। क्लियर होनी है चीजें? तो आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई? आरबीआई एक्ट 19, वो कब आया भारत में? 1935। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अब आरबीआई की स्थापना हो गई, आरबीआई को काम दे दिया गया, वो काम करेगा। क्या काम करेगा? अब हम उस पर बात करते हैं। तो ये पूरी चैन क्लियर हो रही है, कहां से कहां कैसे। अब आरबीआई बन गया, अब उसका काम क्या है? आरबीआई को ये बोला गया कि भाई आप देखो, पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, जो लाला जी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, उन सब पर नजर रखो, उन सब पर कंट्रोल रखो। ठीक है? तो आरबीआई को क्या करा गया? रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना दिया गया। अब आरबीआई के जब हम काम देखते हैं तो पहला काम है रेगुलेशन एंड कंट्रोलेशन। अब रेगुलेशन किस तरीके से? आप अपना बैंक खोलना चाहते हैं तो यू विल हैव टू गो टू आरबीआई, सर आई वांट टू ओपन माय बैंक, मेरी ये एस्टिमेट है और ये मैं सर्विस दूंगा, प्लीज गिव मी लाइसेंस। आरबीआई ने आपको लाइसेंस दे दिया, एक्सिस बैंक खुल गया, पर्टिकुलर बैंक ऑफ बड़ौदा खुल गया, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया खुल गया, प्राइवेट बैंक जितने हैं इंडस ये वो सब खुल गए, खोल लिया। अब लाइसेंस किसने दिया आपको? आरबीआई ने। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो आरबीआई कह रहा है भाई ठीक से काम करोगे तो लाइसेंस वैलिड रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लाइसेंस को कैंसिल कर दूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है, 3 बार चालान कटा, लाइसेंस रद्द। रश ड्राइविंग पे पेनल्टी, जो सीवियर पेनल्टीज होती है उसमें करने पे लाइसेंस रद्द हो जाता है ना, तो क्या उस पर भी तो कंट्रोल कर रहा है कोई, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना। तो वहां पर गाइडलाइंस बताई जाती है कि ड्राइविंग लाइसेंस है आपके, लाइसेंस आप ये काम के लिए है, अगर आप इन वॉलेशंस को करोगे नियमों का तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो ऐसे ही आरबीआई ने गाइडलाइंस बना दी कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो ठीक है, नहीं लाइसेंस रद्द। फिर आप देखोगे अगर कोई बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है तो ही उसे घर से बाहर निकालते हैं, छोटी मोटी गलती होती है तो 2-4 चांटे मारकर उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो अगर छोटी मोटी गलती होती है तो आरबीआई क्या करेगा? पेनल्टी लगा देगा, इस पर 1 करोड़ का जुर्माना, उस पर 20 लाख का जुर्माना, उस पर 50 लाख का जुर्माना, उस पर 100 रुपए का जुर्माना, है ना, लग गया। तो अब मेजर पेनल्टी पर उसका लाइसेंस रद्द, और माइनर और जो एडजस्टेबल जो पेनल्टीज हैं उस पर क्या होगा? फाइन लग जाएगा। तो रेगुलेशन कंट्रोलेशन में सारी चीज आ गई। दूसरी चीज, आरबीआई ये देख रहा है कि जितने बैंक हैं लाइसेंस दे दिया, उनके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि मार्केट में डिस्टर्बेंस ना हो। पता लगे 10 बैंक खुले हैं, कस्टमर एक ही बैंक में जा रहे हैं, तो एक ही बैंक में सारे कस्टमर जाने से क्या होगा? उस बैंक का बर्डन बढ़ेगा, उसकी टीआरपी बढ़ेगी, एमआरपी बढ़ेगी, बाकी बैंक सब बैठे रहेंगे ऐसी, क्या है उनकी मार्केट डाउन, उनका पैसा डाउन होगा। तो उनके इफेक्ट से देश की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अगर एक दुकान चल रही है और 10 दुकान नहीं चल रही तो एक दुकान का भला होगा, 10 दुकानों का भला नहीं होगा, समझ पा रहे? तो ये डिस्टर्बेंस ना हो तो ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि जिस पर सभी दुकानें बराबर चले। जैसे अगर एसबीआई ने ब्याज 5% पर कर दिया अपनी इच्छा से और बाकी सभी बैंक 7% पर दे रहे हैं, तो कस्टमर किधर भागेंगे? भागेंगे। तो आरबीआई ऐसा कानून बनाएगा कि कोई भी बैंक अपनी एक बेस रेट से नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ना कर सके, भाई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेट नीचे ना कर सके। आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सुविधा दे सकते हैं, सर आप 5 रुपए दीजिए, हम 5 रुपए में उस बैंक में जो आपको डीडी चेक की सुविधा दिल रहे हैं, हम उसके अलावा आपको होम डिलीवरी भी देंगे, उसी 5 के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। तो उससे क्या होगा? कस्टमर का अट्रैक्शन होगा। तो बैंक को ये काम करने की अनुमति है, बट आप एक बेस रेट से नीचे जाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते।
तो आरबीआई ऐसे नियम भी बनाएगा, क्योंकि सबसे मेन होता है बाप बड़ा ना भैया। तो रुपये के खेल भाई, सर्विस है, मान लो किसी को होम डिलीवरी नहीं चाहिए, भाई घर के बगल में बैंक है, क्या करेगा उसको? नहीं चाहिए होम डिलीवरी, कोरोना चल रहा, नहीं चाहिए होम डिलीवरी, बस पा रहे मेरी बात को। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हो। लेकिन पैसा सबको चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां सस्ती मिलेगी वहां से वो पैसा उधार लेगा, और ज्यादा ज्यादा मिलेगी वहां वो पैसा लगाएगा, यही तो पॉलिसी होती है ना। तो ऐसे ही आरबीआई इन सब चीजों को देखता है कि नॉर्म्स बने रहे। फिर दूसरा, आप देखो, आपने बैंक खोल लिया, मैं आरबीआई का काम बता रहा हूं, आपने बैंक खोल लिया, आपने क्या करा, वो आया भाई साहब, सर मुझे अपना अकाउंट खुलाना है, आओ एक फोटो दे दो या साइन कर दो, जाओ आपका अकाउंट खुल गया। इन भाई साहब ने आपके फोटो और साइन के आधार पर अकाउंट खोल दिया। कल को इस भाई साहब ने बैंक से 20 लाख रुपए गायब। अब ये भाई साहब बैंक वाले गए आरबीआई के पास रोते हुए, सर वो तो हमारे पैसे लेके भाग गया। तो आरबीआई क्या करेगा, चांटे मारेगा उसको या इनाम देगा कि भाई आपने फोटो और साइन के बेस पर कैसे अकाउंट खुलवा लिया, आपने वाई यू वॉलेटेड द नॉर्म्स। मैंने जो बताया कि फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, पर्टिकुलर उसकी केवाईसी होगी, आपने की नहीं सर, चलो गो टू हेल्प। समझ पा रहे मेरी बात को? तो नियम्स को रेगुलेट करने के लिए, नियम्स को, गाइडलाइंस को कौन जारी करेगा, आरबीआई करेगा। इस तरीके की केसेस में, इस तरीके की सिचुएशंस में उस बैंक को डायरेक्ट करेगा, उस बैंक को सजा देगा, और उसका लाइसेंस तक रद्द करने की पोजीशन जैसा कि वो आरबीआई करेगा, उसी गाइडलाइंस करेगा। तो आरबीआई देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने में, बैंकों को रेगुलेट करने में करेगा। अब जैसे ध्यान सुनिए, एक घर में 5 बच्चे हैं, तो पिताजी ही तो उनको रेगुलेट करते हैं, इसलिए आरबीआई को फादर ऑफ ऑल बैंक्स के नाम से जाना जाता है। तो बैंकों के लिए तो ये काम करेगा। दूसरी चीज, हमारे देश की इकोनॉमी में और हमारे देश के बाजार में पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे मेंटेन करना है, उसका काम भी कौन करेगा? द फ्लोटेशन ऑफ मनी इन द बैंक, in the economy as well as in the market will also be regulated by। कैसे? कीमतें बढ़ रही हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, कीमतें बढ़ रही हैं, तो किसकी कीमतें बढ़ेंगी? वस्तुओं की। क्यों बढ़ेंगी? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। अब ध्यान से देखो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, कीमतें बढ़ रही हैं। अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो इस स्टेज में इन्फ्लेशन आएगा, कीमतें बढ़ रही तो मुद्रास्फीति आ गई ना। अब एक स्टैंडर्ड के बाद कीमतें बिल्कुल रुक जाएंगी जाकर। अगर ये पेन 5 रुपए का है, या फॉर एग्जांपल मैंने जैसे समोसे का एग्जांपल दिया था कि 5 रुपए का समोसा कोई दे रहा है, 6 रुपए का कर देंगे तो आप खरीद सकते हो, 7 का कर देंगे तो आप खरीदो। अगर वो सीधे 20 पर जाकर रुक गया तो क्या करोगे? छोड़ यार समोसा, कचौड़ी खा लेंगे। जब एक उसकी रीच लेवल पहुंच जाएगा तो उसमें क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे। और देखो, जैसे ही आपने अवॉइड करा, डिमांड, सप्लाई, फिर आ गया डिफ्लेशन। ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे ही बड़े लेवल पर जब आप देखोगे तो तुरंत मार्केट डाउन हो जाता है। तो ये बैलेंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? अगर मार्केट स्लो चल रही है तो उसको उठाने का काम भी आरबीआई करेगा, और ऊपर चल रही है तो उसको बैलेंस करने का काम कि बियॉन्ड द लिमिट जाकर मार्केट में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। फिर दूसरा, करेंसी नोट जारी करना, नोट और सिक्के एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट एंड इकोनॉमी, करेंसी नोट्स और सिक्के जारी करना। ठीक है। उसके साथ साथ बाहर गांव से कितनी फॉरेन करेंसी आ रही है, विदेशी मुद्रा कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उन सब के इनफ्लो और आउटफ्लो को रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई। और इन सब के आधार पर, ध्यान से सुनना, विदेशों की करेंसी देख रहे हो, अपने अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इंटरनल मनी को रेगुलेट कर रहे हो, इन सब के आधार पर मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? तो ये है सब काम किसके? आरबीआई के। तो आपसे पूछेगा कोई तो आप बता दोगे। ठीक है। इन शॉर्ट में अभी आपको लिखवा दूंगा मेजर वर्क, लेकिन एक्सप्लेन करने वाले समझ में आ गए सभी को? तो आप बेटर एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर लीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी बात।
और इन शॉर्ट आपको उनको की पॉइंट्स में लिख लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर। अब देखिए, भारत आजाद हुआ 1947 में। 1947 में भारत के कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े, बता कौन से हुए? बांग्लादेश नाम की चिड़िया उड़ रही थी उस टाइम पे, तो था तो पाकिस्तानी है। तो 2 टुकड़े हुए ना, भारत और पाकिस्तान। अब देखो, जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो 1947 में अलग अलग हो गए। उससे पहले इन दोनों का सेंट्रल बैंक कौन था? और जब सेपरेशन हुआ तो बीआरबी रहा, क्योंकि पाकिस्तान इमीडिएट अलग हुआ, इमीडिएट अलग होने के बाद से नहीं हुआ, उनके यहाँ पर एकदम से फॉर्मेशन नहीं हुई। तो 1948 तक, जून 1948 तक, कब? जून 1948, 30 जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम करता रहा। 30 जून 1948 तक क्या करता रहा? वहां के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम करता रहा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1949 में, उसके अगले साल, भारत में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन मतलब अब ये भारत का, सिर्फ भारत का बैंक है, राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 1949 में किसका नेशनलाइजेशन हो गया? आरबीआई का। तो 30 जून 1948 तक ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है कि क्या आरबीआई पाकिस्तान के नेशनल बैंक के रूप में काम किया है? बिल्कुल किया है। कब तक? 30 जून 1948 तक उसने काम किया है। और उसके बाद 1949 में आरबीआई को पूरी तरीके से भारत का नेशनल बैंक डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अभी इन शॉर्ट में लिखवा दूंगा, अभी अगर आप नोट करते चल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बाकी मैं सिस्टम तरीके से लिखवा दूंगा, बाकी अभी समझते चले। और जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद से जो ये काम मैंने बताए, उससे पहले भी वो काम चल रहे थे, लेकिन अब इंडिया के लेवल पर वो काम शुरू हो गया। पहले तो पाकिस्तान और अपना दोनों तो का देख रहा था, लेकिन 1940 के बाद जो अभी हमने काम डिस्कस किए कि आरबीआई क्या क्या काम करता है, वो सारे काम ऑपरेट हो गए। आरबीआई के वर्क समझ में आ गए, ठीक है। तो अब आपने हेडिंग क्या डाली है? बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में आपके राइट हैंड साइड पर जो साइड जगह है, आप उस पर वहां पर एक चार्ट बना लीजिए, उसमें लिखें पहले बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पहले चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद आई हुंडी, उसके बाद आई आपकी मनी। किस फॉर्म में? सबसे पहले गोल्ड लिखो, कॉपर, सिल्वर, एटीसी, ठीक है। यहीं से उसके बाद करेंसी बनी। करेंसी में फिर क्या लाया जाएगा? देखो, अब मनी उस टाइम पे चल रही है किस फॉर्म में? कॉइन्स के फॉर्म में। भाई गुप्त काल के सिक्के मिले ना, मौर्यन एम्पायर के सिक्के, अकबर के टाइम के सिक्के, जहांगीर के टाइम के सिक्के, तो कॉइन्स के फॉर्म में चल रही है। करेंसी तो चल रही है ना, लेकिन उस टाइम पे वो मेटालिक करेंसी चल रही है। तो आप बताओ ध्यान से, फिर मेरा वही प्रश्न, मेटालिक करेंसी में उसके मेटल का कॉस्ट ज्यादा होगा या उस पर प्रिंट वैल्यू का? तो आ गई ना वो बात, हमने ऑब्जेक्ट वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू पढ़ी थी ना। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू कब चलेगी? एंशियंट फेज में, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड। और अभी भी लगा लो, अगर सोने का सिक्का है आपके पास, उस पर 5 रुपए छपे हैं, तो ले लो 5 रुपए का पार्ले जी सोने का बिस्कुट देकर, तो उस दुकानदार की तो चांदी हो जाएगी ना। समझ पा रहे ना मैं? क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू लेस है और ऑब्जेक्ट वैल्यू हायर है। तो उस टाइम पर ये देखा जाता था, तो उस स्टडी को करने के लिए हम मॉनेटरी वैल्यू और ऑब्जेक्ट वैल्यू को समझते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर करेंसी बन गई, तो इसमें कॉइन्स तो चल ही रहे थे और कॉइन्स के बाद अब नोट्स भी आ गए। तो साइड में एक ये सिस्टम बना लो, बस इतना लिख लीजिए, तो आपको एक रफ याद रहेगा दिमाग में पूरा पैटर्न कि हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। समझ में आ रहा है आपको? सारी चीज क्लियर हो रही है? क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट पीछे? क्लियर है आपको सब? इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है? या वो फ्लाइट मोड पे तो नहीं बैठे कोई भी कि ऊपर से जा रही हो? इधर ऑनलाइन में कोई ऐसा तो नहीं है ना कि फ्लाइट मोड पे बैठा है? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर ये साइड में आपने नोट कर लिया, हमारा टॉपिक बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखे पहला पॉइंट, साइड से पहला पॉइंट डाल के लिखे, नोट डाल लीजिए और नोट डालकर पहला पॉइंट लिखें। हाँ, एक साइड में आपने ये बना लिया, अब उसके नीचे से या आपके इधर साइड में जगह हो तो वहां से नोट डालकर या नीचे से जैसे भी आपको लिखना है नोट डालकर पहला पॉइंट लिखें। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल in 1934, in 1934, during British rule in 1934, an act was introduced by the British government regarding operation of banking system in India as well as for the formation of central bank। ब्रिटिश काल के दौरान 1934 में, ब्रिटिश काल के दौरान 1934 में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया, एक कानून पारित किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना और भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना और भारत की बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करना था। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना और भारत की बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करना था, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट, कर लिया सभी ने नोट ऑनलाइन? तो दूसरा पॉइंट लिखे,
accordingly as per law of British government, accordingly as per law of British government, RBI Act 1934 was introduced. RBI Act 1934 लाया गया, in which the formation of central bank for India was mentioned. ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए कानून के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया, और जिसमें भारत के लिए केंद्रीय बैंक की फॉर्मेशन की बात कही गई। ठीक है। नंबर 3, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बेवकूफ और गंवार नहीं है, कभी और कुछ लिख लो, उल्टी सीधी हरकतें मत करना। नंबर 3, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई was constituted. एज पर आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर है ना? नंबर 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट, ध्यान से देखिए इधर, बातचीत नहीं। चौथे पॉइंट में चार्ट बनाइए। क्लियर है वो बात? ठीक है, इन शॉर्ट क्लियर है ना वो बात कि आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक इंडिया का तो है ही टिल डेट, आज की तारीख तक, और आगे भी रहेगा। ठीक है, आज की तारीख तक, और पाकिस्तान का कब तक था? 30 जून 1948 तक। नंबर 5, नेशनलाइजेशन of RBI was held in 1949. Nationalization of RBI was held in 1949.
1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, नीचे हेडिंग डालें वर्क ऑफ आरबीआई। ऑनलाइन नोट कर लिया सभी ने? वर्क ऑफ आरबीआई। भारत सरकार का बैंक कौन सा है? तो आरबीआई वर्क्स एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंकर मतलब बैंकर के रूप में काम करता है। जैसे हमारा बैंक क्या है, जहां पर आपका अकाउंट खुला हुआ है, सरकार का अकाउंट कहाँ खुला हुआ है? आरबीआई के अंदर। आरबीआई के अंदर ही अपना पैसा जमा करती है, वहां से निकालती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आरबीआई ऑल्सो वर्क्स एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है आरबीआई, इसीलिए इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं। ठीक है, अभी तो सरकार का बैंक है। ठीक है, नंबर दूसरा पर रेगुलेशन and control of all commercial and other banks। अभी यहाँ जब देखेंगे ना बैंक्स के टाइप, बहुत सारे टाइप निकल के आएंगे। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, पेमेंट बैंक, सब समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इन जनरल नहीं पता होता। बाहर क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम के नाम पर आरबीआई के काम बता दिए, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर ये बता दी, बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट। ठीक है ना। बट आप देखो कि मनी एंड बैंकिंग में मनी समझना जरूरी है, मनी के बाद बैंकिंग समझोगे तब जाकर मनी और बैंकिंग पूरी होगी। ठीक है, नहीं तो तभी तो कहते हैं इकोनॉमी ऊपर से क्यों जा रही है, क्योंकि ग्राउंड ही हिला हुआ है। तो हल्की सी हवा चलेगी तो बिल्डिंग हिलेगी ना। समझ आ रही बात? तो जब तक आपने ठीक से समझा नहीं है, तो चाहे चपरासी के पेपर में बैठ जाओ, वहां पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए तो भी डर लगेगा। और अगर अच्छे से सीखा हुआ है तो सिविल सर्विस में बैठ जाओ तो भी क्वेश्चन आ गए तो भी डर नहीं लगेगा। और इस बार का, पिछली बार का पेपर उठाओगे और ये जो अपने क्लास नोट्स उठा लो और देख लेना उसमें से कितने क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हमने डिस्कस किया था, वित्तीय समावेशन पर डिस्कस किया था ना क्लास में 2 दिन पहले लास्ट। नहीं, अरे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं बताया था, इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था ना कि फाइनेंस कैसे आएगा भाई। 4 सेक्टर में फाइनेंस करोगे, फाइनेंशियल होता है ना प्रो, जो चौथा बिजनेसमैन है, उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की डिस्कशन किया था ना, नहीं किया था? उसका सबसे मेन सेक्टर क्या है, मेन प्राइवेट फैक्टर सेविंग। सेविंग बढ़ेगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा ना। और संडे को पेपर हुआ, यही सीधे 2 क्वेश्चन आ गए। किसका पेपर है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, टीसीएस का। उसमें यही 2 क्वेश्चन जो आपकी क्लास में उस दिन डिस्कस किए। तो इन डिस्कशन हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं सारे जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो शॉर्ट में लिखवा रहा हूं और समझा ज्यादा रहा हूं कि आप लोगों को टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो नंबर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल कॉमर्शियल एंड
अदर बैंक, तो कॉमर्शियल और अदर बैंक में सब आ जाएंगे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नंबर 3, करेंसी को छापना और उसे जारी करना। ठीक है, तो इसमें लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना, नोट और कॉइन्स आते हैं। और कौन सा? नहीं, वो डेमो होते हैं, वो वाले डेमो वाले कॉइन्स होते हैं। भाई गांधी जी की जयंती पर 1500 का सिक्का जारी किया गया, तो वो छापेगा तो जैसे बड़े सिक्के हैं वो आरबीआई छाप देगा, लेकिन मार्केट में तो नहीं चल रहा ना। अब क्या 250 रुपए का सिक्का चल रहा है, लेकिन बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बने हुए हैं। तो वही है कि वो एक क्या है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे इमारत दिखाने के लिए है डेमो, तो डेमो के लिए होते हैं वो सारी चीजें। तो प्रिंटिंग एंड इशूइंग ऑफ करेंसी, छापना और उसको जारी करना। जारी किसको करेगा? लीगल करेंसी को। छापेगी तो सभी को। चलिए नेक्स्ट, बस। रेगुलेशन ऑफ ऑल, ये आवाज ना आए क्लास में। रेट्स, जितनी भी दरें हैं, CRR, RR, CLR, जो SLR, जो देखोगे पढ़ोगे आप, उन सब का रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करता है। नंबर 5, रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा के भंडार को, और इसी के साथ एंड गोल्ड। फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। और गोल्ड का भी काम, रेगुलेशन का काम आरबीआई का। नंबर 6, बेटा विदेशी मुद्रा जितनी भी है, फॉरेक्स रिजर्व में बताऊंगा अभी जब हम इंटरनेशनल एजेंसीज पढ़ेंगे ना, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, तो उनकी जो करेंसीज हैं वो फॉरेक्स रिजर्व में शामिल होंगी या नहीं होंगी। फिर आप जब अभी BOP पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे, ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ोगे, तब पता लगेगा कि कौन सी करेंसी को फॉरेक्स करेंसी में शामिल किया जाएगा, कौन सी को नहीं किया जाएगा। वहाँ पर हमारी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अभी परेशान मत हो, एक एक चीज़ कर दूंगा क्लियर। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, उसके साथ ही आप देखोगे रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का रेगुलेशन करता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए रेगुलेशन एंड कंट्रोलेशन में वो सारी चीज आ गई, लाइसेंस जारी करना, पेनल्टी लगाना, फाइन लगाना, ये करना वो करना, सब इसी के अंदर आ गया। समझ आ रही बात? और नंबर 7 पॉइंट लिख लेंगे, ड्यू टू दीज रीजंस, इसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहते हैं। फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहते हैं। इन सब के कारण इसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो सेंट्रल बैंक है ही है, और ड्यू टू दिस रीजन इसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है। और नीचे नोट डालकर लिख लें, एट द एंड आरबीआई के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी, तो वहां पर नाम आएगा। अच्छा, जब पेपर में आएगा ना तो सब गजनी बन जाओगे, कोई चक्रवर्ती के पीछे जाएगा तो कोई गोविंदा के। तो यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पर, यंग हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की फॉर्मेशन हुई। किसने सुझाव दिए थे?
कि भारत में भी एक केंद्रीय बैंक काम करना चाहिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर। समझ आई बात? तो 2 पॉइंट नीचे नोट डालकर लिखने हैं। इन सब के कारण इसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है। और फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग हिल्टन कमेटी आरबीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। नाउ आई एम रेस्टिंग माई क्लास विद द फाइनल कंक्लूजन ऑफ आरबीआई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रेट्स को रेगुलेट करता है। आरआर, सीआरआर, ट्रिपल आर, एलआर, जो भी है यार, ला जो भी है सब पढ़ेंगे हम कि जितनी भी रेट्स हैं वो सारी आ जाएंगी इसी में। फिर बैंकिंग सिस्टम में और भी, जैसे टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, कौन सा बैंक आपका अकाउंट खोलेगा, कौन सा नहीं खोलेगा, कौन सा बैंक आपको डेबिट कार्ड देगा, कौन सा नहीं देगा, कौन आपको क्रेडिट कार्ड देगा, कौन नहीं देगा, कौन सिर्फ लोन जमा करेगा, लोन देगा नहीं, कौन लोन भी देगा, लोन जमा भी करेगा। तो सारे टाइप्स ऑफ बैंक देखोगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो कि कितने प्रकार की रेट्स हमारे यहाँ चल रही हैं, उन रेट के फ्लक्चुएशन से अप एंड राइज से क्या इफेक्ट पड़ता है, और भारत में बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेशन या बैंकिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा है। और फिर भारत के कौन कौन से नेशनल बैंक हैं, कौन कौन से शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कौन कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, उसमें अभी रिसेंट बैंकिंग मर्जर हुआ है, फिर सबसे मेजर इशू क्या, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उस पर एट द एंड डिस्कस करके अपने टॉपिक को कंक्लूड कर। अब आज के डिस्कशन में किसी का कोई डाउट है, कोई पॉइंट है तो यू कैन आस्क इन क्लास। एनीवन? सब